गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर में हम पढ़ रहे हैं अभी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपचार। मुद्रास्फीति के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दुष्परिणामों का हमने अध्ययन कर लिया है और इन अध्ययनों के बाद में ये हम समझ सकते हैं कि इसका नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। चूँकि मुद्रा प्रसार का प्रमुख कारण उत्पादन की तुलना में प्रभावपूर्ण मांग का अधिक होना है। यानी आप जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आप जितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं उस प्रोडक्शन की अपेक्षा उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और आप कह सकते हैं इफ़ेक्टिव डिमांड ज़्यादा होने की वजह से आपके क्या है, मुद्रास्फीति की प्रॉब्लम आती है। ये टिन्स के द्वारा बताई गई है। प्रभावपूर्ण मांग बताती है कि समग्र पूर्ति से समग्र मांग के अधिक होने पर, तो वो जो मांग अधिक हो रही है वो आपकी प्रभावपूर्ण मांग कहलाती है। चूँकि मुद्रा प्रसार का प्रमुख कारण उत्पादन की तुलना में प्रभावपूर्ण मांग का अधिक होना है, अतः मुद्रास्फीति नियंत्रण की नीति का उद्देश्य प्रभावपूर्ण मांग को उत्पादन स्तर तक घटाना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय अपनाना है जिससे उत्पादन स्तर में भी वृद्धि हो अथवा कुल पूर्ति बढ़ाना संभव हो। इसके लिए 3 प्रकार के उपचार अपनाए जाते हैं। ये टेबल देख लीजिए आप। इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि मुद्रास्फीति को रोकने के जो उपाय हैं वह हैं, पहला है मौद्रिक उपचार। मौद्रिक उपचार से तात्पर्य है मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के माध्यम से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने की भावना है। दूसरा है राजकोषीय उपचार। राजकोषीय उपचार में सरकार के द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए उपाय अपनाए जाते हैं। सरकार दो माध्यमों से, पहला कर के माध्यम से और दूसरा सरकारी खर्च के माध्यम से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। तीसरा है भौतिक उपचार व अन्य। इन दोनों के अलावा जो अन्य उपचार अपनाए जाते हैं, यानी मौद्रिक उपचार व राजकोषीय उपचार को एक्सक्लूड करने के बाद में जो उपचार बच जाते हैं वो सारे आपके भौतिक उपचार में काउंट होते हैं। तो हम अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। इन सभी मुद्रास्फीति को रोकने के जो उपाय हैं इनका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसा कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के मौद्रिक उपचार में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं, मुद्रा की मात्रा अथवा साख की मात्रा में परिवर्तन किए जाने का प्रयास किया जाता है और यह परिवर्तन आगे चलकर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मुद्रा एवं साख की मात्रा कम किए जाने के प्रयास किए जाते हैं ताकि मुद्रा की पूर्ति में कमी से मौद्रिक आय को कम किया जा सके। इसमें दो प्रकार के उपाय हैं। पहला है चलन मुद्रा की मात्रा में कमी। अगर केंद्रीय बैंक द्वारा नोटों तथा पत्र मुद्रा निर्गमन के नियम को कड़ा कर दिया जाए तो नोट कम छपेंगे और इस प्रकार से प्रचलित मुद्रा को खराब घोषित करने अर्थात विमुद्रीकरण से भी बाजार में मुद्रा की मात्रा में कमी की जा सकती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो चलन में जो मुद्रा की मात्रा है, मनी सप्लाई है, उसमें कमी कर दीजिए। क्योंकि मनी सप्लाई कहने का मतलब मुद्रा की मात्रा में कमी करेंगे तो लोगों के पास में चलन के लिए मुद्रा कम रहेगी। लोगों के पास में मुद्रा कम रहेगी तो डिमांड कम होगी तो कीमतें कम हो जाएंगी और यह अंत में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने का एक प्रभावी हथियार बन पाएगा। तो चलन में मुद्रा की मात्रा में कमी में हम कर सकते हैं, या तो नोट कम छापा जा सकता है या फिर जो नोट प्रचलित हैं उनको आप हटा दीजिए सर्कुलेशन से, तो भी मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है साख नियंत्रण। इस संदर्भ में साख नियंत्रण का अभिप्राय साख की मात्रा में कमी करना है जिससे मौद्रिक आय को कम किया जा सके और नए विनियोगों को हतोत्साहन मिल सके। इसमें बैंक दर की वृद्धि, खुले बाजार में प्रतिभूतियों की बिक्री, न्यूनतम जमा कोषों में वृद्धि, सीधी कार्यवाही, रिजर्व राशि में वृद्धि आदि है, जिसका हम अभी वापस वर्णन देखते हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसे बैंक दर में वृद्धि। बैंक दर क्या है, ये दीर्घकालीन बैंक रेट होती है जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रतिभूतियों के लिए जिस रेट पे वो प्रतिभूति देते हैं वो रेट होती है जिस पर ना व्यापारिक बैंकों को लोन दिया जाता है। दीर्घकालीन बट्टे की दर होती है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए बैंक दर में वृद्धि कर दी जाए, बैंक रेट में वृद्धि कर दी जाए तो इसका प्रभाव क्या होगा,
इसका प्रभाव ये होगा कि जो पैसा या जो उधारी व्यापारिक बैंक को कमर्शियल बैंकों को रिजर्व बैंक से मिल रही थी, वो उधारी क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में वह क्या करेंगे, इस बढ़ी हुई उधारी इस उधार की जो वो उधार ले रहे हैं, बढ़ा हुआ उधार ले रहे हैं, बढ़ी हुई रेट पे जो उधार ले रहे हैं वो क्या कर देंगे, उसको कम कर देंगे। इससे लोन कम लेंगे, वो लोन कम लेने से कमर्शियल बैंक आगे लोन कम दे पाएंगे लोगों को, और लोगों को कम लोन दे पाने की वजह से लोगों के पास में मुद्रा कम होगी, और मुद्रा कम होने से अपने आप लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, और ये डिमांड आगे जाके मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का कार्य करेगी। इसी प्रकार से अगर खुले बाज़ारों में प्रतिभूतियों की बिक्री, इसके अंतर्गत क्या है कि रिजर्व बैंक क्या करता है कि अपनी प्रतिभूतियों को खुले बाज़ार में बेचता है। इससे क्या है कि तरल जो मुद्रा होती है, जो बाज़ार में सर्कुलेशन में हो रही है, जो सर्कुलेट हो रही है मुद्रा, तो जब उसको बेचा जा रहा है प्रतिभूतियों को, तो उसके बदले में जो लिक्विड मनी है वो आपके पास में आ रही है, यानी किसके पास, आरबीआई के पास में आ रही है। आरबीआई के पास में वो जब लिक्विड मनी आ रही है तो लोगों के पास में क्या है, लिक्विडिटी कम रह पा रही है। लिक्विडिटी कम रहने की वजह से वो क्या कर पा रहे हैं, वो कम मात्रा में वस्तु और सेवाओं की मांग कर रहे हैं। ये वस्तु और सेवाओं की कम मांग आगे कीमतों में कमी लेकर आएगी, और ये कीमतों में कमी आगे जाके मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का कार्य करेगी। न्यूनतम जमा कोषों में वृद्धि, न्यूनतम जमा कोषों से तात्पर्य है यहाँ पर सीआरआर और एसएलआर से है। सीआरआर और एसएलआर क्या है, ये कुछ नहीं, आप जब कमर्शियल बैंक जब आरबीआई के पास में अपने नकद मुद्रा का कुछ भाग आरबीआई के पास में रखता है, इसी प्रकार से कमर्शियल बैंक्स अपने पास में एसएलआर के रूप में कुछ मुद्रा अपने पास में नकद रूप में रखता है, या आप कह सकते हैं स्वर्ण के रूप में, तरल प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास में रखता है। तो जब इनकी मात्रा में वृद्धि कर दी जाती है तो बैंकों की साख देने की जो सीमा होती है, उस सीमा में भी वृद्धि हो जाती है। भाई आपके जो पैसा बैंकों के पास में है, उसका कुछ परसेंट भाग उनको आरबीआई के पास रखना है, कुछ परसेंट भाग उनको अपने पास में रखना पड़ेगा। अगर इनकी रेट और बढ़ा दी जाती है तो इस पैसे की मात्रा, इस तरह नकद की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो उनको आरबीआई और अपने पास में रखना है। ऐसी परिस्थिति में साख के लिए उनके पास में मुद्रा कम बचेगी, और ऐसे में वह क्या करेंगे, कम मात्रा में लोन दे पाएंगे, और लोन कम देने से मांग कम होंगी तो कीमतें कम होंगी तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का कार्य कर पाएंगे। आगे हैं सीधी कार्यवाही में आरबीआई मुद्रास्फीति को रोकने के लिए डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है। इसके अंतर्गत सारे जो भी वो डायरेक्ट एक्शन लेता है वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। रिजर्व राशि में वृद्धि आदि, ये आपके साख नियंत्रण के उपाय हैं जो कि आगे चल के मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करते हैं, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। पहली है, इसमें पर्याप्त कठोरता असंभव है। अगर मान लीजिए कि रिज़र्व बैंक ने बैंक रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, बहुत ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में अचानक से क्या होगा कि कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, लोन कम मात्रा में लेंगे, या अपनी प्रतिभूतियों को कम रखेंगे गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास में। तो ऐसे में क्या होगा कि अचानक से साख की मात्रा में कमी आ जाएगी, लोन देने की कैपेसिटी में उनकी कमी आ जाएगी, और ये जो अचानक से परिवर्तन हुआ है लोन देने में उनकी कमी, और आगे चलकर ये बाज़ार के अंदर मुद्रा की मांग में अचानक से कमी, और आगे चलकर लोगों की लोन की मात्रा में कमी, ये जो इम्पैक्ट है ये बहुत कठोर हो जाएंगे। और ये क्या है कि परिस्थितियाँ, जो सिचुएशन जिसके लिए आपने ये बैंक रेट बढ़ाया है, कभी कभी ये प्रतिकूल भी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट है, बैंक दर मुद्रा प्रसार के समय असफल रहती है। जो कि बैंक दर क्या है कि दीर्घकालीन दर है, ये लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट डालती है। तो हमें तो मुद्रा प्रसार के ऊपर नियंत्रण करना है, तो शॉर्ट टर्म की पॉलिसी को अपनाना ज़रूरी होगा हमारे लिए। तो ऐसी स्थिति में बैंक दर क्या है कि ये असफल हो जाता है मुद्रा प्रसार के समय। नेक्स्ट है, केवल मौद्रिक नीति से ही मुद्रा प्रसार का नियंत्रण संभव नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बैंक आरबीआई ही मुद्रा प्रसार को नियंत्रण करेगा और उसकी पॉलिसी सक्सेसफुल भी होगी। ये डिपेंड करती है कि आरबीआई की अप्रोच या उसकी एक्सेस मार्केट में कितनी है। ये डिपेंड करता है कि आरबीआई के थ्रू कमर्शियल बैंक की कितनी ज़्यादा अप्रोच है मार्केट के अंदर।
तो ये सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ बैंक रेट बढ़ा दिया और मुद्रास्फीति में नियंत्रण कर लिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं और ये सारे एक साथ अपने परिणाम दिखाते हैं। ठीक है, अतः अन्य प्रकार के उपचार भी हमें लागू करने पड़ते हैं। आगे देखते हैं राजकोषीय उपचार में खर्चों गवर्नमेंट को लोगों की मांग में कमी करनी है, तो इसका सीधा सा उपचार ये है कि लोगों के पास में जो पैसा है उस पैसे में कमी की जाए, और उसका उपचार यही है कि आप नए टैक्स लगा दो या जो वर्तमान में जो टैक्स है उन टैक्स की रेट बढ़ा दो। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि लोगों के पास में हाथ खर्च के लिए जो पैसा होता है वो पैसे की मात्रा कम पड़ जाएगी, और ये जब पैसा उनके पास कम रहेगा तो वस्तुओं की मांग कम होगी, वस्तुओं की कम मांग कीमतों में कमी लेकर आएगी और ये आगे चलकर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का कार्य करेगी। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि। करों से जन असंतोष बढ़ता है, अतः लोगों के पास क्रय शक्ति को कम करने का दूसरा उपाय उनसे ऋण लेना है। ऋण की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग में कमी और मूल्यों के नियंत्रण में सहायक होगी। नॉर्मली गवर्नमेंट भी बाजार से ऋण लेती है। बाजार से ऋण का मतलब हुआ कि जनता से ऋण ले रही है। अगर ये ऋण की मात्रा आप बढ़ा देंगे, यानी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेना स्टार्ट कर देगी, तो लोगों के पास में क्या क्रय शक्ति के लिए पैसा कम बचेगा, और ये कम पैसा आगे जाकर उनकी मांग को कम कर देगा, और ये मांग आगे चल के कीमतों में कमी कर देगा, और कीमतों में कमी से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित होगा। बचतों को प्रोत्साहन। सरकार बचतों को प्रोत्साहन देकर भी क्रय शक्ति के वर्तमान उपयोग पर रोक लगा सकती है। ये बचतें अनिवार्य की जा सकती हैं अथवा ऐच्छिक, दोनों का ही अच्छा प्रभाव रहेगा। बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए करों में छूट दी जा सकती है। नेक्स्ट है संतुलित बजट। मुद्रास्फीति के समय सरकार संतुलित बजट या बचत के बजट सरप्लस बजट की नीति का अनुसरण कर सकती है। इससे सरकारी व्यय में कमी से मूल्यों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक व्यय में कमी। अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देगी, जैसा कि गवर्नमेंट करती है खर्चा अपने कोई भी परियोजना निर्माण हो या गैर अनुत्पादक व्यय होते हैं गवर्नमेंट के, या रक्षा पर खर्च होते हैं, या सरकार कई बार घाटे का बजट बनाती है, आय से ज़्यादा व्यय करती है, तो लोगों के पास में कैसे न कैसे तरलता की पूर्ति हो पा रही है, लोगों के पास में पैसा जा रहा है। और मुद्रास्फीति में को रोकने का सबसे मेन उपाय यही है कि कैसे न कैसे लोगों से वो पैसा लिया जाए या वो पैसा उनके पास पहुंचना कम किया जाए, ताकि वो मांग कम करेंगे और कीमतों में फिर कमी लाई जा सकती है। तो सार्वजनिक व्यय में कमी करना भी काफ़ी ज़रूरी है अगर प्रभावपूर्ण मांग में कमी करनी है। नेक्स्ट है मुद्रा का अधिमूल्यन। मुद्रा के अधिमूल्यन से इससे विदेशों के आयात सस्ते और निर्यात महंगे हो जाते हैं। इससे दोहरा लाभ प्राप्त होता है। आयात बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है और निर्यात कम होने से उपलब्ध पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, जो बढ़ते मूल्यों के नियंत्रण में उपयोगी है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि निर्यात में वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि घरेलू जो पूर्ति है वो कम हो गई है। घरेलू पूर्ति अगर आप निर्यातों में कमी कर देंगे तो जो वस्तु आप बाजार विदेशी मार्केट में बेच रहे हैं वो वस्तुएं अगर आप है ना निर्यात ना करें और उसे सिर्फ अपने घरेलू मार्केट में रखें, तो कम से कम सप्लाई आपकी अकॉर्डिंग टू डिमांड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में वस्तु की कीमतों में वृद्धि नहीं होगी और ये आगे चलकर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के काम में लाई जा सकेगी। मौद्रिक और राजकोषीय नीति दोनों मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण करने का मौद्रिक और राजकोषीय नीति दोनों में से मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण करना अधिक सरल हो जाता है। नेक्स्ट है भौतिक एवं गैर मौद्रिक उपचार। भौतिक उपचारों में हम मुख्यतः 5 बातों को समावेश करते हैं जिनसे उपलब्ध पूर्ति में वृद्धि की जा सके और मुद्रा प्रसार को रोकने में सहायता मिल सके। जैसे कि उत्पादन में वृद्धि, अगर चूँकि मांग बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं साथ में अगर सप्लाई में बढ़ोतरी कर दी जाए तो कीमतों में वृद्धि नहीं होगी। इसके लिए क्या किया जा सकता है? वैज्ञानिक उपकरणों, आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति, मशीनों की व्यवस्था, कुशल प्रबंध एवं संचालन से उत्पादन में वृद्धि करके उसे आप बढ़ती हुई मांग के सामंजस्य में ला पाएंगे। नेक्स्ट है संघीय प्रवृत्ति एवं कृत्रिम कमी पर रोक। सरकार मुनाफाखोरों व सट्टा करने वालों की वस्तुओं की संग्रह प्रवृत्ति पर कठोर नियंत्रण लगाकर
कृत्रिम कमी को रोक सकती हैं। इससे उपलब्ध बिक्री योग्य पूर्ति बढ़ जाने से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण संभव होता है। नेक्स्ट है मूल्य नियंत्रण एवं राशनिंग। सरकार अपनी आर्थिक नीति के अंतर्गत पहला वस्तुओं के अधिकतम मूल्य निर्धारित कर विक्रेता को बेचने को बाध्य कर सकती है। दूसरा, सरकार राशनिंग की नीति से आवश्यक वस्तुओं में मूल्य वृद्धि को रोकने में समर्थ हो सकती है। आपने देखा होगा राशन की दुकानें जिसमें वस्तुएं आपको क्या सस्ती रेट पे मिल जाती है, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा किया गया उपचार होता है। नेक्स्ट है मजदूरी की अधिकतम दर या वेजेस फ्रीज की नीति सहायक सिद्ध होगी। नेक्स्ट है इसी प्रकार आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की समूची व्यवस्था सरकार अपने हाथ में ले सकती है, जैसे खाद्यान्नों का थोक व्यापार सरकार अपने हाथ में ले ले। नेक्स्ट है उचित मूल्य की दुकानें खोलना। गवर्नमेंट के द्वारा उचित मूल्य की दुकानें भी खोली जा सकती है ताकि कोई अवैध रूप से वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ना कर सके। नेक्स्ट है आयात निर्यात पर नियंत्रण। वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि के लिए सरकार आवश्यक आयातों को प्रोत्साहन दे सकती है और निर्यातों पर प्रतिबंध लगा सकती है। इससे मुद्रा प्रसार का प्रभाव रोका जा सकता है। नेक्स्ट है लाभ वितरण पर प्रतिबंध। सरकार लाभ वितरण पर प्रतिबंध लगाकर हिस्सेदारों के लाभ को उपभोग पर व्यय करने से रोक लगा सकती है। इससे कुछ मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण संभव होगा। नेक्स्ट सट्टेबाजी पर रोक। कुछ सट्टेबाज भावी सौदों से ऊंचे मूल्यों का मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न कर देते हैं, जिससे मूल्यों का स्तर अनायास ही बढ़ जाता है। अतः इस पर नियंत्रण भी सहायक सिद्ध होता है। अब जैसे अभी कोविड-19 के समय आपने देखा होगा कि लोगों ने काफ़ी अधिक मात्रा में संग्रह करना स्टार्ट कर दिया था वस्तुओं का, ये सोच कर कि आगे जाकर वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। तो ये जो मनोवैज्ञानिक वास्तव में बढ़ी नहीं है, लेकिन ये जो प्रभाव है बढ़ाने का ये लोगों पर इतना हावी हो जाता है कि भविष्य में जाकर उन वस्तुओं की कीमतें बढ़ भी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है मजदूरी वृद्धि पर रोक। उत्पादन लागत में वृद्धि पर रोक के लिए सरकार मजदूरी वृद्धि पर रोक का समझौता कर सकती है। आप श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि पर आप सीमा लगा देंगे तो उत्पादन की जो आपकी लागत भी क्या है कम हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उस लागत कम होने से उसकी जो पूर्ति कीमत है वस्तु की वह भी कम हो जाएगी और ये आगे जाके मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में कारगर। तो इस प्रकार आज हमने मुद्रास्फीति नियंत्रण करती हूँ, आपको ये समझ आया होगा। इसमें आपको कोई भी परेशानी है या कोई भी समस्या है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी माध्यम से। धन्यवाद।